अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 8 एनर्जेटिक्स का। सो एवरी प्रोसेस इन दिस यूनिवर्स, वेदर इट इज़ इन लिविंग सेल्स, टेस्ट ट्यूब्स, एटमोसफेयर और वाटर, इन्वॉल्व अ चेंज इन एनर्जी। तो दुनिया में, इस कायनात में जितना भी तब्दीलियाँ हो रही हैं, चाहे वो जानदार चीज़ों के अंदर हो रही हैं, एटमोसफेयर में में हो रही हैं, आप कोई लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी पे चेंज हो रहा है। बाद ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके होने के दौरान एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और बाद ऐसे हैं जिनके होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जिस तरह आप ये चूल्हा जलाते हैं, मीथेन गैस जलती है, तो वो एनर्जी आपके पास रिलीज़ कर रही है, और आप जो चाय बना रहे हैं, आप उस एनर्जी को चाय बनाने के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो यानी एक तरफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है और एक तरफ एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। सो मैनी केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, विच यूज टू प्रोड्यूस, उनके ज़रिए हमको नई चीज़ें बनाते हैं, जैसा कि आयरन, स्टील, कॉपर, एलुमिनियम। एनर्जी इज़ आल्सो यूज, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। क्यों इस्तेमाल की जाती है? हम इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोडक्ट में, सच एज ट्रेन, ट्रक्स, कार, बिल्डिंग, ब्रिजेज एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स। द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जेटिक्स। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के दौरान जो एनर्जी के अंदर चेंजेस हो रही होती हैं, एनर्जी के अंदर चेंजेस से मुराद या तो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होती है या एनर्जी खारिज हो रही होती है, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? केमिकल एनर्जेटिक्स। एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट, इज़ डिवेल्प्ड और अब्जॉर्ब एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में या तो एनर्जी जज्ब हो रही होती है या खारिज हो रही होती है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज इन अ केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो जब भी बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी क्या करते हैं? जज्ब। और जब भी बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी क्या करते हैं? खारिज। ब्रेकिंग बॉन्ड ऑलवेज कंज्यूम एनर्जी। तो बॉन्ड टूटना, अगर टूट रहे हैं और अब तोड़ना चाहते हैं तो फिर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, सिस्टम एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। और जब भी बॉन्ड बनेंगे आपस में, बाइंडिंग, तो एनर्जी रिलीज होगी, खारिज होगी। इफ द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड इज ग्रेटर देन द एनर्जी एक्सपेंडेड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड, देयर इज अ नेट रिलीज ऑफ केमिकल एनर्जी। तो क्या कह रहे हैं? जो एनर्जी रिलीज हुई है बॉन्ड बनने के दौरान वो ज़्यादा है उस एनर्जी के जो कि इस्तेमाल हुई है बॉन्ड टूटने के अंदर, तो वो फिर आपके पास, इसका मतलब टोटल इस केमिकल रिएक्शन ने अपने अंदर से एनर्जी रिलीज़ की है। सो व्हेन उसकी उल्टी हाथ पे जब एनर्जी इज अब्जॉर्ब, जो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है जब बॉन्ड आपके पास टूट रहे थे, वो अगर ज़्यादा है उस एनर्जी से जो कि बॉन्ड बनने के दौरान इस्तेमाल हुई, तो इसका मतलब टोटल उस रिएक्शन ने एनर्जी जो है जज्ब की है अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से। सो सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या चीज़ होती है? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट वी वांट टू फोकस ऑन। आप जो केमिकल रिएक्शन जिस चीज़ के ऊपर करा रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो आपके पास सिस्टम कहलाता है। बाकी टेस्ट ट्यूब और इर्द गिर्द की सारी चीज़ क्या कहलाती है? सराउंडिंग कहलाती है। सो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट वी वांट टू फोकस, वो कायनात का हिस्सा जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपको सिस्टम कहलाता है। और बाकी इर्द गिर्द की हर चीज़ जो है वो इन्वायरमेंट कहलाती है, सराउंडिंग कहलाती है। केमिस्ट्री के अंदर सिस्टम क्या होता है? वो चीज़ जिसके अंदर कोई तब्दीली हो रही होती है, वेदर इट इज़ फिजिकल और केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, when studying the reaction of a limestone and hydrochloric acid solution in test tube, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चूने के पत्थर लाइमस्टोन का रिएक्शन आपस में पढ़ रहे होते हैं, तो वो लाइमस्टोन और चूने का पत्थर या चूने का पत्थर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो दोनों आपके पास क्या कहला रहे हैं? सिस्टम। बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या कहला रही हैं? सराउंडिंग, वेदर इट इज़ टेस्ट ट्यूब या फिर बर्नर या और लेबॉर्ट्री या हम या सारी हवा, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे के सारे सराउंडिंग है। सिमिलरली व्हेन स्टडीइंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, हीट की वजह से होकर जब कोई चीज़ टूट रही होती है, तो वो चीज़ जो टूट रही है वो आपके पास क्या कहलाती है? सिस्टम। और बाकी जो चीज़ें हैं, बीकर है, हीट सोर्स है एंड एवरीथिंग एल्स, और जो इर्द गिर्द सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो सारे का सारा इन्वायरमेंट या सराउंडिंग कहलाता है। सो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? व्हेन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस, जब भी किसी रिएक्शन के अंदर कोई केमिकली कोई चीज़ चेंज हो रही होती है, एनर्जी या तो सिस्टम को दी जा रही होती है या तो सिस्टम से खारिज हो रही होती है। सिस्टम जो एनर्जी लेते हैं, आप चाय बना रहे हैं तो वो जो एनर्जी ले रहा है वो अपने सराउंडिंग से लेता है, जैसा कि वो आपके चूल्हे से एनर्जी ले रहा होता है, चूल्हे से निकलने वाली आग से एनर्जी ले रहा होता है। एनर्जी हैज़ मेनी फॉर्म्स,
एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म की होती है, जैसा कि हीट, लाइट, वर्क एनर्जी, गर्माश की फॉर्म में, रोशनी की फॉर्म में, आपके काम की फॉर्म में। आ केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद इवेल्यूएशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर या तो हीट जज्ब हो रही है या फिर हीट रिलीज हो रही है, वो आपके पास कहलाता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। वाई इट इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शन? बिकॉज उसके अंदर हीट या तो आ रही है या उसके अंदर से निकल रही है। आ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच आल्सो शोज हीट चेंज, जिसके साथ साथ आपको हीट के अंदर उसके अंदर जो गर्माश या जो एनर्जी में चेंजेस हुई हैं वो भी बताई जा रही हैं, तो वो कहलाती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नीचे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल में एक रिएक्शन लिखा गया, उसके साथ हीट उसकी जो चेंज हो रही है एनर्जी वो भी लिखी गई है, डेल्टा एच की चेंज इन एंथैल्पी वो भी लिखी गई है। इसका मतलब है ये कहलाती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच विच डील विद द हीट और थर्मल एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। और फिर केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच जिसके अंदर हम ऐसे रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जिनके अंदर एनर्जी चेंजेस हो रही होती हैं, वो आपके पास कहलाती है थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये नीचे आप रिएक्शन देख सकते हैं, उसमें साथ ये जो डेल्टा एच लिख लिया गया है, ये डेल्टा एच बेसिकली क्या कर रहा है, ये डेल्टा एच इस रिएक्शन के अंदर जो हीट चेंज हुई है वो बता रहा है। अब इस रिएक्शन को देख के ही पता चल रहा है कि इसके अंदर से एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि माइनस इंडिकेट करता है कि एनर्जी क्या हुई है, सिस्टम ने अपने से बाहर निकाली है, रिलीज की है, इवॉल्व की है, और कितनी की है, -393.5 किलो जूल। इसका मतलब है कि इतनी इस रिएक्शन ने इतनी एनर्जी क्या की है, रिलीज की है, सराउंडिंग को दी है या इन्वायरमेंट को दी है। तो फिर इन्हीं दो किस्म की चीज़ें हमने पढ़ी, या तो रिएक्शन एनर्जी जज्ब करेगा या फिर रिएक्शन एनर्जी खारिज करेगा। तो वो उसके जज्ब और खारिज के हिसाब से दो तरह के केमिकल रिएक्शंस होंगे, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होंगे। पहला आपके पास क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके होने के दौरान एनर्जी रिलीज हो, बाहर निकले, वो आपके पास क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन दैट प्रोसीड विद द इवेल्यूएशन ऑफ हीट, ऐसा रिएक्शन जिसके होने के दौरान गर्माश बाहर निकल रही हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर द केमिकल सिस्टम ट्रांसफर एनर्जी टू द सराउंडिंग, सिस्टम से एनर्जी किधर जाती है, सराउंडिंग में एनर्जी जाती है। एंड द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड, और रिएक्टेंट्स जब कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में, उस टाइम पे एनर्जी उस रिएक्शन से निकल के बाहर इन्वायरमेंट में जाती है। जैसा कि आपने गैस जला ली, आपने कोयला जला लिया, आपने लकड़ी जला ली, ये सारे के सारे क्या कहला रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। द एनर्जी रिलीज कैन बी यूज टू हीट अ रूम, वो एनर्जी जो रिलीज हुई है उसके ज़रिए आपको कमरा गर्म कर सकते हैं। और टू ड्राइव इन इंजन, उसके ज़रिए आपको इंजन चला सकते हैं, जैसे आपकी गाड़ियों में इंजन चलते हैं जी, इसी तरह कुक फूड, खुराक पका सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं जो कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं। और नॉर्मली आपके पास कोई भी रिएक्शन है उसके साथ अगर चेंजेस जो एनर्जी में हुई हैं वो लिखी गई हैं, और जो एनर्जी चेंज हुई है उसके साथ माइनस लिखा गया है, इसका मतलब है माइनस इंडिकेट्स दैट कि एनर्जी रिलीज हुई है। आगे आप देख सकते हैं तीनों रिएक्शंस के साथ जो एनर्जी लिखी गई है, डेल्टा एच जो उसकी चेंज इन एनर्जी है वो जो लिखी गई है उसके साथ माइनस लिखा गया है। जब माइनस लिखा गया है इट्स मीन के रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, माइनस इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज इवॉल्विंग द एनर्जी व्हेन इट इज प्रोसीडिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स। जब भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है और उसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में लिखी जाएगी, माइनस साथ में लिखा जाएगा। माइनस इंडिकेट करता है कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो जब भी रिएक्शन लिखा हो उसके साथ डेल्टा एच चेंज इन एनर्जी भी लिखी है और उस चेंज इन एनर्जी के साथ माइनस लिखा गया, इट्स मीन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक वो वाला रिएक्शन है जिसके होने के दौरान रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब कन्वर्ट हो रहे होते हैं उस टाइम पे या उस दौरान जो एनर्जी है वो रिएक्शन जज्ब कर रहा हो अपने अंदर, वो आपके पास कहलाता है एंडोथर्मिक। आ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो जब हो रहा हो और अपने अंदर एनर्जी को जज्ब कर रहा हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दीज रिएक्शन हीट इज ट्रांसफर, इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा होता है, एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जा रही होती है। कैसे पता चलता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के साथ हीट एनर्जी चेंजेस लिखी गई हो और उनके साथ प्लस लिखा गया हो, तो इसका मतलब है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। माइनस लिखा हुआ है, दूर से देख के आपको पता चल गया ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्लस लिखा गया है, दूर से देख के आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये
एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नीचे 3 उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं और उन तीनों एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो जो साथ में डेल्टा एच लिखा गया है उसके साथ प्लस लिखा गया है, प्लस मीन इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो नीचे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है जी, उसके अंदर आपने इंडिकेट कर रहे हैं जी कि ये एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। सबसे पहली चीज़ है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो पानी जब ठंडा होता है तो वो फ्रीज करता है, तो इसका मतलब है पानी के अंदर जो एनर्जी थी वो बाहर निकल रही है, मॉलिक्यूल के अंदर से एनर्जी ख़त्म हो रही है। अब वो उनकी मोशन आस्ता आस्ता स्लो हो रहा है और वो कन्वर्ट हो रहे हैं ठोस फॉर्म में, तो इसका मतलब एनर्जी खारिज हो रही है। सो फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो पहले वाला ए वाला एक्सोथर्मिक है। कंबस्शन ऑफ मीथेन, आपकी मीथेन गैस का जलना, गैस जब जलती है तो एनर्जी बाहर देती है, तो इसका मतलब ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, बर्फ़ का सब्लिमेट कर जाना, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, इसका मतलब इसके अंदर से भी एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो ये भी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में, ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है, गैसियस फॉर्म से वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये गैसियस फॉर्म में था, एनर्जी ज़्यादा थी, अब एनर्जी कम हुई तो आस्ते आस्ते स्लो डाउन होना शुरू हुए, तो ये भी अब आपके पास क्या एक्सोथर्मिक है। और डीकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन, जब चूने का पत्थर टूटता है तो वो अपने अंदर से हीट एनर्जी को बाहर निकालता है, और आप वो कभी अगर चूने के पत्थर में पानी डालें तो वो थोड़ी देर में उबलने लगता है, इसका मतलब उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकली है, वो भी एक्सोथर्मिक है। सो आपके पास ये जो है सारे के सारे जो हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हैं जिनमें हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। नाउ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है? सो वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन ने ऑब्जॉर्व की है या खारिज की है वो बेसिकली कहलाती है एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। इट्स साइन इज़ नेगेटिव, इसका साइन अगर नेगेटिव है डेल्टा एच जो बेसिकली वो एंथैल्पी है, अगर इसका साइन नेगेटिव है इसका मतलब है रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक, और इसका साइन अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक। हम ऊपर पढ़ चुके हैं। एंथैल्पी वो वाली जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर मेजर की जाती है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहलाती है। क्यों स्टैंडर्ड कहलाती है? क्योंकि उसको मापने के लिए जो आपने कंडीशंस यूज़ की हैं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वाली थी, इस वजह से वो कहलाएगी क्या? स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहलाती है। डेल्टा एच से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। माइनस अगर एंथैल्पी आ जाती है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और अगर प्लस आ जाती है तो रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है। सो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ओल्ड बॉन्ड्स और ब्रोकन, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो जब भी पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं ऑलवेज रिक्वायर्स एनर्जी, तो वो एनर्जी लेते हैं, और नए बॉन्ड बनते हैं तो उनके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड, वो वाली हीट एनर्जी या वो वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है 1 मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, वो आपके पास क्या कहलाती है? बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी। और इसके उलट में वो वाली एनर्जी जो रिलीज हुई है कब? जब 1 मोल न्यूट्रल एटम्स जो हैं उन्होंने मिलकर बॉन्ड बनाया, तो वो क्या कहलाएगी? बॉन्ड एनर्जी। तो सो इस बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी के दरमियान में जब डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जब उन दोनों को आपस में माइनस किया जाता है, तो आपके पास आती है नेट एंथैल्पी चेंज आती है, जो कि उस रिएक्शन की एनर्जी कहलाती है। अब अगर वो माइनस हो गई तो एक्सोथर्मिक कहलाएगी, और अगर प्लस हो गई तो वो क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक। नीचे आप फार्मूला देख सकते हैं, आपने एंथैल्पी मालूम कर रही हैं या ओवरऑल एनर्जी चेंजेस किसी भी रिएक्शन की मालूम कर रही हैं, तो उसके लिए आप क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि जितनी बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी है रिएक्टेंट्स के अंदर, बॉन्ड्स को टूटने के लिए जितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई है, माइनस जितनी एनर्जी प्रोडक्ट्स के बनने के दौरान हुई है, उसको आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? उस रिएक्शन की बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, या उस रिएक्शन की टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी, जो कि बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। और उसी के ज़रिए आप मालूम करते हैं कि वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अगले पेज पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है जी। एग्जांपल उन्होंने क्या दी है जी? एंथैल्पी आपने मालूम कर रही है और फिर बताना है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एक केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर जितने बॉन्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, उनकी एनर्जी दे दी गई है। हाइड्रोजन जो H2 बना रहा है उसकी एनर्जी कितनी है? 436 किलो जूल पर मोल। H2 और I2 जो है उसकी एनर्जी कितनी है? 151 किलो जूल पर मोल। और जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी है? 299 किलो जूल पर मोल। अब डेल्टा एच में सबसे पहले आपने क्या लिखा जी? जितने रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट्स कितने? हाइड्रोजन और आयोडीन, उन दोनों की एनर्जी को आपने आपस में जमा किया, विच इज 436 प्लस 151, और माइनस किया
हाइड्रोजन आयोडाइड की एनर्जी से, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 लिखा हुआ है, तो आपने हाइड्रोजन आयोडाइड की जो एनर्जी थी उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 587 माइनस 598 किया तो माइनस 11 किलो जोल पर मोल आपके पास एनर्जी आ गई है टोटल। अब माइनस है 11 किलो जोल तो एनर्जी है, बट साथ में माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, यानी जब भी हाइड्रोजन और आयोडीन मिल के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक, और उस रिएक्शन के होने के दौरान एनर्जी क्या होगी, खार्ज होगी। नीचे उन्होंने सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज भी दे दी है जी, ये आप लोगों ने खुद से कर रही हैं। इसमें उसी तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसकी एनर्जी कितनी है 436, फ्लोरीन FF की कितनी है 155 और हाइड्रोजन फ्लोराइड की कितनी है 567। तो आपने इसी तरह लिखना है सबसे पहले जो BE मीन बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एनर्जी आयोडीन वो कितनी हो जाएगी 436 प्लस 155, ठीक हो गया। फिर आपने माइनस लिखना है और इसी तरह इसमें भी 2HF होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 567, उन दोनों को 567 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आएगी 1100 तकरीबन आएगी आपके पास 1134, 1134 को माइनस कर रहा आपने किसके अंदर से 436 प्लस 155 के अंदर से, तो ये ओवरऑल माइनस में को वैल्यू आएगी जी, वो माइनस में वैल्यू आएगी। इसका मतलब है जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का आपस में रिएक्शन हो के हाइड्रोजन फ्लोराइड बन रहे वो आपके पास क्या कहला रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन के होने के दौरान भी एनर्जी क्या हो रही है, खार्ज हो रही है। ये सेल्फ असेसमेंट भी आपने करनी है जी, और ये मैं आपको लिख के भी भेज रहा हूँ, साथ में आपने वहाँ से देख के आपने लिखनी है जी ये सेल्फ असेसमेंट। और फिर ऊपर सेल्फ असेसमेंट 8.1 उसमें भी कोई एक इशू है, वो भी मैं ज़रा वेरीफाई करके वो भी आपको साथ में आपको लिख के भेजता हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में भी ये लिखा होगा, इसके जवाब दोनों के लिखे होंगे, आपने ये कापी पे नोट कर रहे हैं। बाकी ऊपर क्वेश्चन में लगवा रहा हूँ, आपने वो क्वेश्चन जो है बुक पे भी लगाने हैं और साथ ही साथ जो है वो आपने लिखने भी हैं। तो सबसे पहले आखिर से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसएसोसिएशन के ऊपर आपने लिखने हैं जी, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है जी। पहला क्वेश्चन आपने लिखना है जी, डिफाइन या डिस्क्राइब बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी, और इसका आंसर आपने लगाना है जी यहाँ से द अमाउंट से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया। दूसरी लाइन के लास्ट से द अमाउंट से लेकर तीसरी चौथी पांचवी लाइन में के दरमियान में आपने लिखना है। इसी तरह जी ऊपर आ जाए जी, यहाँ पे आपने लिखना है व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। सो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिखना है, और इसकी एग्जांपल में ये दोनों लिख लेनी है आपने। और ये जो मैं पहले भी बताया, ये जो छोटा छोटा GS और AQ और L लिखा होता है वो आपने नहीं लिखना, क्योंकि ये बेसिकली उसकी जो कंपाउंड है, जो सब्सटेंस है, उसकी फिजिकल स्टेट बता रहे होते हैं, जो वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इसको लिखने की आमतौर पर ज़रूरत नहीं है। ऊपर आ जाए, ये जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है, इन दोनों के ऊपर एक ही सवाल आपने लिखना है, डिस्क्राइब एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस विद एग्जांपल। तो एक्सोथर्मिक के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अगले पेज पे ये पहला वाला रिएक्शन एग्जांपल के तौर पे लिख लेना है। एंडोथर्मिक के लिए यहाँ से लेकर शुरू से लेकर यहाँ दूसरी लाइन के आखिर तक, और इसमें कोई भी एक केमिकल रिएक्शन आपने एग्जांपल के तौर पे लिख लेना है, ठीक हो गया जी। इसी तरह जी यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन लिखना है, डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, यहाँ से लेकर तीसरी लाइन तक आपने लिखना है डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और यहाँ पे नीचे थर्मोकेमिकल के रिएक्शंस के ऊपर आपने क्वेश्चन लिखना है, डिफाइन थर्मोकेमिकल रिएक्शन कोमा थर्मोकेमिकल इक्वेशन एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तीन चीज़ें हैं वो यहाँ से देख के, ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन, दूसरी क्या चीज़ है वो यहाँ पे थर्मोकेमिकल इक्वेशन, और तीसरी क्या चीज़ है थर्मोकेमिस्ट्री। डिफाइन थर्मोकेमिकल रिएक्शन कोमा थर्मोकेमिकल इक्वेशन एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ये तीनों आपने लिखने हैं जी डिफाइन में, और ये नीचे तीनों की दूसरी लाइन में आ केमिकल रिएक्शन से आखिर तक आपने लिखने हैं जी। ये तीनों की सेपरेट डेफिनेशन है, ये आपने लिखनी है, ठीक हो गया जी। ये आपका आज का जो है लेक्चर था, और इसमें जो सेल्फ असेसमेंट है 8.1 और 8.2 उसके आंसर्स आपको मैं साथ में भेज रहा हूँ जी, वो आपके कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने वो ऐड कर दी, इस कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वो ऐड कर दी हैं, वो आपने सेल्फ असेसमेंट वहाँ से भी देख लेनी है, ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच।